नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कश्मीर में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहम बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अफसरों के साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के कुछ आला अफसर भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में भी बातचीत हुई। गुरुवार को अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और जम्मू से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भी बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गहन चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर पंडित हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद घाटी में खौफ का माहौल है। कश्मीरी पंडित एक बार फिर वहां से जाना चाहते हैं और नया विकल्प तलाश रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की ओर से लगातार प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच हाल के विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाले और शेखपुरा कैंप के निवासी 40 वर्षीय अमित कौल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हम सभी जम्मू वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने 5 सहयोगियों के साथ पहले ही शिविर छोड़ चुका हूं। जम्मू के लिए रवाना हो चुके एक अन्य कश्मीरी पंडित कर्मचारी ने कहा, कश्मीर में अब अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कश्मीर में हाल कैंप में लगभग 45 परिवार अपने परिसरों तक ही सीमित हैं और उनमें से कई ने कहा कि वो वहां से जाने के लिए तैयार हैं। कैंप में रहने वाले अरविंद पंडिता ने कहा कि हम सभी एक दूसरे से राय परामर्श कर रहे हैं कि हम कब जा सकते हैं। सभी कर्मचारियों के बीच आम सहमति है कि हमें यहाँ से जाना है। हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर जारी की गई अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। भारत की ओर से कहा गया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट जारी करने और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने वाली टिप्पणियों को नोट किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि हम आग्रह करेंगे कि पक्षपाती विचारों से आधारित मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। बता दें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साल 2021 में पूरे साल अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से भारत द्वारा तेल खरीद पर अनुचित आलोचना पर एक बार फिर पलटवार किया। रूस से भारत के तेल आयात का बचाव करते हुए एस जयशंकर ने जोर देकर कहा, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन संघर्ष विकासशील देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि केवल भारत से ही सवाल क्यों किया जा रहा है, जबकि यूरोप यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से गैस का आयात जारी रखता है। इस सवाल के जवाब में कि क्या रूस से भारत का तेल आयात यूक्रेन में चल रहे युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहा है, इस पर एस जयशंकर ने कहा, देखिए, मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। अगर तेल खरीदकर भारत युद्ध में रूस की फंडिंग कर रहा है तो मुझे बताओ, तो रूस से गैस खरीदना युद्ध में फंडिंग नहीं है क्या? भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, यह केवल भारतीय पैसा है जो रूसी तेल के जरिए युद्ध के लिए जा रहा है। और क्या रूस से गैस खरीदकर यूरोप के देश ऐसा नहीं कर रहे हैं? यही नहीं, एस जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी कुछ यूरोपीय देशों के हितों को ध्यान में रखकर लगाए गए। भारतीय विदेश मंत्री ने यह बात शुक्रवार को स्लोवाकिया की संस्था ग्लोबसेक में कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने पर कहा कि अगर पश्चिम यूरोप अमेरिका के देश इतने चिंतित हैं तो वो ईरानी तेल को बाजार में क्यों नहीं आने देते, वो वेनेजुएला के तेल को बाजार में क्यों नहीं आने देते। इसके साथ ही एस जयशंकर से जब यूक्रेन रूस जंग में भारत के रुख को लेकर सवाल पूछा गया और कहा गया कि क्या भारत उभरते हुए विश्व नेता के रूप में बिना कोई पक्ष लिए बैठा रह सकता है। जयशंकर ने कहा कि हम एक टकराव में इसलिए आए कि दूसरे में मदद मिलेगी, ये अब काम नहीं कर सकता। चीन के साथ हमारी कई समस्याएं हैं और इसका यूक्रेन रूस के साथ कुछ लेना देना नहीं। ऐसे कई विषय हैं जिन पर यूरोप नहीं बोला है। यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। सच ये है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। यूक्रेन और रूस को लोग चीन से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि चीन और भारत के बीच जो कुछ हो रहा है वो यूक्रेन से बहुत पहले से है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद भारत की ओर से पहली बार आधिकारिक दौरा किया गया। इस दौरे में भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल काबुल गया और यहां उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। इस दौरे का उद्देश्य भारत की ओर से बताया गया कि अफगानिस्तान में हमारी मानवीय सहायता की डिलीवरी ऑपरेशन की देखरेख पर बात करना था। वहीं तालिबान की ओर से इसको अफगानिस्तान भारत संबंधों में एक अच्छी शुरुआत बताया गया और कहा गया ये बैठक भारत अफगान राजनयिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और मानवीय सहायता पर केंद्रित थी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक तरफ तो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्या खोजना है, जबकि दूसरी तमाम दक्षिणपंथी संगठन उनकी सलाह को अंगूठा दिखाते हुए मस्जिदों में पूजा करने का ऐलान कर रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में श्रीरंगपटना की शाही जामा मस्जिद में कुछ हिंदू संगठनों ने 4 जून को पूजा करने की घोषणा की है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है और वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव की अनुमति नहीं देता, लेकिन उस कानून को ताक पर रखकर कुछ संगठन माहौल खराब करने पर आमादा हो गए हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। बहरहाल श्रीरंगपटना तहसीलदार श्वेता रविंद्र ने प्रतिबंध आदेश लागू कर दिया है। यूपी के कानपुर शहर में शुक्रवार को 2 समुदायों में आपस की झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। खबरों के मुताबिक पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद यतीम खाना के पास बेनीगंज इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। हिंसा की घटना ऐसे समय हुई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गाँव आए हुए हैं। पीएम मोदी समेत तमाम वीवीआईपी मौजूद हैं। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम युवक बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस नूपुर के खिलाफ कानपुर में भी एफआईआर दर्ज करे। इसके बाद एक समुदाय के लोग बाजार बंद कराने लगे। इस पर दूसरे समुदाय ने विरोध किया। इसी दौरान पुलिस आ गई। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली का गांव वालों ने जोरदार विरोध किया। सिद्धू मूसेवाला के कुछ दिन पहले अपने गांव से ही कुछ दूरी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां लगी थीं और हमले के 15 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसा पहुंचने से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह भी वहां पहुंचे, लेकिन गांव वालों ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा और वहां से वापस लौटा दिया। गांव के लोग पुलिस के भारी सुरक्षा इंतजाम से बेहद नाराज थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालात को देखते हुए मानसा जिले के एसपी और उपायुक्त गांव में पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की और सुरक्षा इंतजामों में थोड़ी सी ढील दी। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जीत हासिल की है। धामी ने 54,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को हराया। विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस का प्रदर्शन इस उपचुनाव में भी बेहद खराब रहा है। 31 मई को यहां वोट डाले गए थे। इस जीत के साथ ही धामी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए रास्ता साफ हो गया है। बता दें, पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी सीट खटीमा से हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने हराया था। केरल उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उमा थॉमस ने जीत हासिल कर ली है। 31 मई को केरल के त्रिक्कारा में उपचुनाव हुआ था, जिसके लिए आज वोटों की गिनती की गई। इस क्रम में कांग्रेस उम्मीदवार उमा थॉमस शुरू से ही आगे चल रही थीं। 2 बार त्रिक्कारा से कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव कराया गया। 2021 में थॉमस 14,300 वोटों से जीते थे, लेकिन उनकी पत्नी उमा और अधिक अंतर से जीतने जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी ने नया समन जारी किया है। अब उन्हें 13 जून को बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल को यह समन नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में भेजा गया है। इससे पहले राहुल गांधी से जांच एजेंसी के सामने 2 जून को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी की ओर से जांच एजेंसी से कहा गया था क्योंकि वो विदेश में हैं और 5 जून तक भारत लौटेंगे, इसलिए वो 2 जून को एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। इसलिए जांच एजेंसी की ओर से अब उन्हें 13 जून को बुलाया गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना के लक्षण हैं। प्रियंका ने कहा कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्होंने खुद को अपने घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। कांग्रेस महासचिव ने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से कहा है कि वो ज़रूरी सावधानियां रखें। प्रियंका बुधवार को लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थीं, लेकिन वो गुरुवार सुबह अचानक दिल्ली लौट आई थी। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कोरोना से संक्रमित हो गई थीं। उनके साथ कांग्रेस के कुछ और नेताओं के भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद सोनिया गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की से मर्सिडीज कार में कथित तौर पर कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ और गैंगरेप किया। सभी 5 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा एक विधायक का बेटा भी कथित रूप से इस घटना में शामिल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ने यह मामला बुधवार 1 जून को दर्ज किया था। शुरू में घटना में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 17 साल की लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और पुलिस ने अब मामले को बदल दिया है और इसमें आईपीसी की धारा 376 यानी कि गैंगरेप से जोड़ दिया है।
बीजेपी ने इस भयावह घटना की कड़ी निंदा की है। तेलंगाना बीजेपी ने कहा इस अपराध के 5 आरोपियों में से एक व्यक्ति पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMM के विधायक का बेटा और दूसरा अल्पसंख्यक अध्यक्ष का बेटा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।